बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 का कुछ सिलेक्टेड एरिया कवर किया है। रीज़न चैप्टर 4 एक ओवरऑल समरी बनी हुई है हमारे सिलेबस की, तो इसको जितना हमें यहाँ पढ़ना ज़रूरी था हमने उतना पढ़ लिया। बाकी एक्चुअली क्या होना है, जब हम सारे चैप्टर पढ़कर वापस आएंगे तो चैप्टर 4 ऑटोमेटिकली हमने पढ़ लिया हुआ होगा, क्योंकि चैप्टर 4 एक इंट्रोडक्शन करवा रहा है, विज़िट करवा रहा है कि ये होगा ये होगा ये होगा। तो उस विज़िट से, क्योंकि ये प्रॉपर कैलकुलेशन का एक प्रॉपर टॉपिक है, ये ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ के समझ नहीं आता। हमें जिन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़नी थी वो हमने यहाँ से अप्रोप्रिएट लेवल पर कैरी कर ली हैं, ठीक है ना। कि जी डेफिनेशंस वगैरह को कैसे पढ़ना है ये हमने यहाँ से टेकअप कर लिया। डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स ईयर्स क्या हैं ये हमने टेकअप कर लिया है, और फिर रेजिडेंशियल स्टेटस हमने टेकअप कर लिया है। मसलन आपने देखा होगा कि यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि जी FTR क्या होगा, फाइनल टैक्स रिजीम क्या होगा। अब ये बात हमें यहाँ इतनी सी डिस्कशन से समझ नहीं आ सकती, ये अपने अप्रोप्रिएट लेवल पर जाकर समझ आएगी। इसी चैप्टर के अंदर हमने देखा है कि सेक्शन 11 के अंदर लिखे हुए हैं हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है ना। और हमने पढ़ा है कि देयर आर 5 डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम। कौन कौन से हैं जी? इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर। एक्चुअली अब कंप्रीहेंसिवली हम ये 5 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। 1 बाय 1 हम इन चैप्टर्स को पढ़ रहे होंगे। अब उसूलन तो ऐसे भी चला जा सकता है कि सैलरी पहले है तो सैलरी से शुरू कर दें, लेकिन सैलरी का चैप्टर और बिजनेस का चैप्टर ये 2 लंबे चैप्टर हैं। सैलरी का चैप्टर शुरू हो जाएगा, ख़त्म ही नहीं होगा, काफ़ी सारे दिन चलता रहेगा। हम पहले 2 छोटे चैप्टर पकड़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, फिर चैप्टर नंबर 4 कैपिटल गेन, और फिर सैलरी पर वापस आ जाएंगे, ताकि थोड़ा सा हमारा सिलेबस आगे चले। और हम जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो ज़रा उसके बेहतर टेस्ट लेना, पास पेपर डिस्कस करना, वो हमारे पास थोड़ी सी सलाहियत क्रिएट हो जाती है। वरना अगर हम सैलरी शुरू कर देंगे तो पता चलेगा अगले 10-12 दिन फिर हमको एक अच्छा टेस्ट कंडक्ट नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से हम यहाँ से शुरू करते हैं ताकि आपको स्कीम पता चले कि हो क्या रहा है। हम इन 5 चैप्टर में से जब भी कोई चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो हम उस चैप्टर को पढ़ने का मतलब है हम कोई इन 4 बातों का जवाब ढूंढ रहे हैं, जिनमें से पहली बात क्या है? स्कोप ऑफ इनकम। स्कोप ऑफ इनकम का मतलब है कि अगर हम सैलरी की बात करें तो किस तरह की इनकम है जो सैलरी में लाकर टैक्स की जाएंगी, या अगर हम आज बात कर रहे हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की, तो वो कौन सी इनकम है जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में फॉल करेंगी, किस क्राइटेरिया पर पूरी उतरेंगी, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो गई है। या क्योंकि लॉ 2 तरह से चीज़ों को डिफाइन करता है। एक लॉ के डिफाइन करने का तरीका होता है जो बताता है ये चीज़ें इसमें शामिल हैं, और एक तरीका होता है वो ये बताता है कि यार ये चीज़ें शामिल नहीं हैं, बाकी सब कुछ शामिल है। वो जैसे मुझे याद आ गई बात बीच में कैसे ही कि वो उस वक़्त PTV एक वाहिद टेलीविज़न होता था, तो एक दिलदार परवेज़ भट्टी साहब एक बड़े अच्छे कंपेयर हुआ करते थे, तो वो नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का एक इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे थे। तो उन्होंने ख़ान साहब से पूछा कि आप दुनिया के किस किस मुल्क में गए हैं प्रोग्राम करने के लिए। तो उन्होंने कहा यार ये तो लिस्ट बड़ी लंबी है, तो मैं आपको बताता हूँ मैं कहाँ कहाँ नहीं गया। तो उन्होंने कोई 3 या 4 मुल्कों के नाम लिए कि यार इस मुल्क में मैं नहीं गया, इसके अलावा बाकी सारी दुनिया में गया हूँ। तो लॉ भी बाज़ दफ़ा इस तरह की टेक्निक भी इस्तेमाल करता है। यानी हम जब स्कोप ऑफ इनकम देख रहे होंगे तो हम 2 बातें ढूंढ रहे होंगे, व्हाट इज़ इंक्लूडेड और व्हाट इज़ एक्सक्लूडेड। ये एक बात है जो हमें सब चैप्टर्स में देखनी पड़ेगी। मसलन इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या चीज़ इंक्लूड है या क्या चीज़ इंक्लूड नहीं है, कैपिटल गेन में क्या चीज़ इंक्लूड है, क्या चीज़ इंक्लूड नहीं है। एक सवाल का जवाब तो ये ढूंढना है। दूसरे सवाल का जवाब ढूंढना है डिडक्शंस। क्या जब इस हेड की इनकम देखेंगे
तो इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। तो क्या चीज़ें अलाउ हैं या क्या चीज़ें अलाउ नहीं है? व्हाट इज अलाउड, व्हाट इज नॉट अलाउड। ये दूसरा सवाल है जो हम ढूंढ रहे होंगे किसी भी चैप्टर के अंदर। तीसरी बात हमने देखनी है बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी। गवर्नमेंट टैक्स कब मांग रही है? ठीक है, रिसीट बेसिस पर या अक्रूवल बेसिस पर। या गवर्नमेंट कह रही नहीं यार जब आपको पैसे मिलेंगे ना जब टैक्स देना है, या कह रहे कि नहीं नहीं वो अकाउंटेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, जब पैसे एक्रू हो जाएंगे आपने जब टैक्स देना है। अब क्योंकि अच्छा पूरे इनकम टैक्स का एक उसूल नहीं है, वरना तो हम कहते हैं जी सारा इनकम टैक्स रिसीट बेसिस पर चलता है, या हम ये बात आराम से ऐसे कह देते सारा इनकम टैक्स कैश बेसिस पर चलता है। नहीं, ऐसे नहीं है। कुछ हेड रिसीट बेसिस पर टैक्स हो रहे हैं और कुछ हेड अक्रूवल बेसिस पर टैक्स हो रहे हैं। इसका मतलब है ये बात भी हमें लोकेट करनी है, ढूंढनी है। और चौथा पॉइंट जो हमने यहाँ से ढूंढ रहे हैं वो ढूंढ रहे हैं टैक्सेबिलिटी, कि गवर्नमेंट इस अमाउंट पर टैक्स कैसे ले रही है। दो तरीके, दो मेन तरीके हैं। वन इज कॉल्ड एनटीआर बेसिस, नॉर्मल टैक्स रिजीम। एनटीआर स्टैंड्स फॉर नॉर्मल टैक्स रिजीम, या एफटीआर फाइनल टैक्स रिजीम। इसको हम ग्रेजुअली साथ साथ लेकर चलेंगे। आमतौर पर नॉर्मल टैक्स रिजीम की पहचान ये है कि अगर हम यहाँ से कोई सैलरी इनकम आ रही है, यहाँ से इनकम आ रही है, यहाँ से आ रही है, दो तीन हेड से इनकम आ रही है, हमने सारी इनकम को इकट्ठा किया और कहा जी इस बंदे की टोटल इनकम हो गई 25 लाख रुपया साल की। अब हमने इसके ऊपर टैक्स लगाना शुरू किया। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल टैक्स रिजीम, यानी डिफरेंट हेड की इनकम को इकट्ठा कर लिया। कौन सी इनकम इकट्ठी कर लिया? जो जो नॉर्मल में आ रही थी, और फिर उस सारी को लमसम बोला कि यार इतनी इसकी इनकम आ रही है। और एक दूसरा तरीका होता है कि लॉ बाद दफ़ा में कहता है कि नहीं यार हमने सारी इनकम नहीं देखनी, बल्कि ये इनकम है, इसका ये रेट ऑफ टैक्स है, ये आप टैक्स दे दो। इसको क्या कहते हैं? फाइनल टैक्स रिजीम। ये बात भी हमें ढूंढनी है। बस हम इनमें से जिस भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं ना, ये चार बातें ढूंढ रहे हैं, उसमें से ये चार सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। स्कोप क्या है, डिडक्शंस कौन सी अलाउ होनी है, बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी क्या है, और टैक्सेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसी को लेकर चल रहे हैं। अब हम आते हैं जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की तरफ। वो कहता है जी रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय अ पर्सन फॉर ए टैक्स ईयर अदर देन रेंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स शैल बी चार्जेबल टू टैक्स इन दैट ईयर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इस पहली ही लाइन में हमें एक सवाल का जवाब मिल गया। लॉ ने कहा रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। जब लॉ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेगा ना, रिसीव्ड के बाद और रिसीवेबल, तो इसका मतलब है अक्रूवल बेसिस। रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल का मतलब है अक्रूवल बेसिस। अगर लॉ रिसीवेबल ना लिखता, कहता रेंट रिसीव्ड, तो हम कहते ये कैश बेसिस पर टैक्स होगा। जब तक हमें पैसे नहीं मिलेंगे जब तक हमें टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। जैसे जब हम सैलरी के चैप्टर में जाएंगे तो लिखा होगा सैलरी रिसीव्ड बाय अ पर्सन। सैलरी अक्रूवल बेसिस पर टैक्स नहीं होती। जब तक इदारे ने मुझे सैलरी नहीं दी है, गवर्नमेंट मेरे से टैक्स भी नहीं मांग रही है। लेकिन अगर मेरे टेनेंट ने मुझे किराया नहीं दिया है, गवर्नमेंट टैक्स मांग रही है। बिकॉज क्या कह रही है? रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय अ पर्सन फॉर ए टैक्स ईयर अदर देन रेंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। जाहिर है अगर किसी बिल्डिंग का रेंट गवर्नमेंट कह दे कि ये एग्जेम्प्ट है, तो उस पर तो गवर्नमेंट ने खुद ही कह दिया कि एग्जेम्प्ट है। ठीक है ना। हो सकता है ना कभी गवर्नमेंट सोचे कि यार फुला काम को प्रमोट करने के लिए अगर कोई बंदा अपना घर दे रहा है तो उसको भी फ़ायदा थोड़ा सा दे दें,
कि उसका रेंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अभी फिलहाल इसकी कोई एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन लॉ ने गुंजाइश रखी हुई है लिखते हुए कि गवर्नमेंट चाहे तो किसी चीज को एग्जेम्प्ट भी कर सकती है। रेंट रिसीव और रिसीवेबल बाय अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर अदर देन रेंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स शैल बी चार्जेबल टू टैक्स इन दैट ईयर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम। अब एक मसला है कि रेंट का क्या मतलब है। अगर तो लॉ खामोश रहता है तो रेंट का मतलब है किराया, ठीक है ना। रेंट रिसीव और रिसीवेबल बाय अ पर्सन, अगर इस लाइन को मैं देखूं तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मुल्क में मौजूद हर चीज जो रेंट पर दी जा रही हो उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आएगी, क्योंकि यहां तो लिखा हुआ है रेंट रिसीव और रिसीवेबल बाय अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर अदर देन रेंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। किस चीज का रेंट, ये तो लिखा ही नहीं हुआ। इस लाइन से चीज नहीं पता चली अभी। अगर यहीं लॉ रुक जाता तो हर तरह की रेंटल इनकम इस हेड में आ जाती, लेकिन नहीं, लॉ ने क्या किया, उसने रेंट को डिफाइन कर लिया, ठीक है ना। उसने कहा यार रेंट से क्या मतलब है, उसने कहा रेंट मीन्स। अब ये हम वो बेसिस बना कर आए थे कि ये कौन सी डेफिनेशन आ गई है। फिलहाल ऐसे लग रहा है कि एग्जॉस्टिव डेफिनेशन आ गई है, क्योंकि इसका आगाज कहां से हो गया है, मीन से हो गया। इसका मतलब है अब जो कुछ यहां लिखा है आज के बाद बस वो मीनिंग रह गया है, बाकी जो रेंट के मीनिंग आपके जहन में डिक्शनरी में कहीं पढ़े हैं वो फारिग हो गए हैं। रेंट मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल मीन्स एक्रूवल बाय द ऑनर ऑफ लैंड और ए बिल्डिंग as consideration for the use or occupation of or the right to use or occupy the land or building। पहले मैं यहां रुक गया हूं बस। उसने कहा यार रेंट से मुराद जो आपके ध्यान में आ रहा था ना कि दुनिया की हर चीज इसमें आ गई है, वो कहते हैं हर चीज कोई नहीं आ गई, बल्कि सिर्फ और सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग आ गई है। सोच लें, सोच लें, नहीं जहां तक पढ़ा है वहीं की बात करें। लैंड और बिल्डिंग से जो भी रेंट आएगा वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में चला जाएगा। नहीं, अब देखिए मैंने आपको शुरू से कहा मेरी आंखों से नहीं देखना आपने, अब आप इंटरप्रेट करें। मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप इंटरप्रेट कीजिए। मैं कह रहा हूं लैंड एंड बिल्डिंग से जो भी रेंट आ रहा है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बन गया है। ओके, लैंड या बिल्डिंग, ठीक है, से जो भी रेंट आ रहा है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में चला गया है। मेरी तरफ ना देखें, यहां देखें, यहां तक पढ़ के इस सेंटेंस को गलत या सही साबित करें। या तो आ गया, या वाली बात तो होगी, आगे चलें। वो तो उसने बताया कि रेंट क्यों दिया जा रहा होगा, या आप किसी को ऑक्यूपाई करने के लिए कंसिडरेशन वाली बात। और एक अहम बात पकड़नी है बीच में से, राइट टू यूज। ये तो हो गया ना, राइट टू यूज और ऑक्यूपाई का तो मतलब है जब मैंने किराए पर बिल्डिंग दी तो क्या किया, आपको राइट दे दिया, राइट टू यूज। लेकिन अगर आप यूज नहीं कर रहे, वो हैंग फ्रॉम नेक वाली बात है। कहते यूज तो मैंने किया ही नहीं है। कहता जी मैंने तो अगले को यूज करने के लिए दिया था, वो तो यूके चला गया, वहां फंस गया कोरोना की वजह से, तो मेरा तो घर यूज ही नहीं हुआ। नहीं, ऑक्यूपाई तो वो है ना, लॉ से कंप्रीहेंसिव बना रहा है ताकि वही वाली बात जो लॉ के मसाइल हैं। इसके अलावा ढूंढने एक चीज, एक बड़ी अहम बात है जो आप सब इग्नोर कर रहे हैं, फिर पढ़े शाबाश। अब जब मैं हिंट दूंगा फिर आपको सबको पता चल जाएगा। ये कौन बोला है, ऑनर ऑफ द लैंड, नॉट एवरी लैंड एंड बिल्डिंग। मैंने एक घर किराए पे लिया, आपके हॉस्टल वाले ने वो बिल्डिंग किराए पे ली, इसको हॉस्टल में रूम बनाकर आपको फिर रेंट पर दे दी, उसकी इनकम का जिक्र नहीं हो रहा है। ऑनर ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग का जिक्र हो रहा है। ऑनर ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग, रेंट मीन्स एनी अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल बाय द ऑनर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। बात समझ आई है?
ऑनर अगर है तो, अगर बंदा खुद ऑनर नहीं है। अब आम जिंदगी में आपने कोई चीज किराए पे ली, मैंने एक बिल्डिंग 2 लाख किराए पे लेके आगे 2.5 लाख किराए पे दे दी, तो मैं यही कह रहा हूँ ना, जब 2.5 लाख किराया आ रहा है, लेकिन लॉ कह रहा नहीं, आपकी ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हम सिर्फ उन लोगों को लेकर आ रहे हैं जो मालिक हैं, जो ऑनर ऑफ द लैंड और बिल्डिंग है। ऐसे हमने खुद से इंटरप्रेट करना सीखना है। सारा चैलेंज दरपेश ही है। और जब आप, जाहिर है, अगर जैसे हम ICAP की अगर सीक्वेंस में चल रहे हैं तो CAF 1, CAF 2, CAF 3 जनरली बच्चे ऐसे चल रहे हैं। अब जो बच्चे लॉ में, इनकम टैक्स लॉ में लॉ पढ़ना नहीं सीख रहे, अब मैं कल CAF 7 की क्लास में ये बात कह रहा था कि यार नहीं, आपने ये वाली बातें, आप, अब जाहिर है लॉ तो हर जगह एक ही चलेगा, ऐसे ही इनकम टैक्स लॉ ने चलना है, ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने चलना है, ऐसे ही पार्टनरशिप एक्ट ने चलना है, ऐसे ही सेल टैक्स एक्ट ने चलना है, ऐसे ही कंपनी लॉ ने चलना है। तो आपको ज़िंदगी में काफ़ी सारे लॉज पढ़ने हैं। तो बेहतर है कि हम अपने आप को यहीं गियर्ड अप कर लें कि यार हम लॉ पढ़ें, हमें समझ आए, बात ख़त्म हो गई। रेंट मीन्स एनी अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल बाय द ऑनर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। बाकी तो उसने वो वाली बात को पकड़ा, तो बज़ाहिर लग रहा था ये मीन्स वाली डेफिनेशन आ गई, लेकिन डेफिनेशन ने कहा एंड इंक्लूड्स। उसने कहा यार जो डेफिनेशन मैंने बनाई है ना, मुझे नहीं लगता आपको मेरी सारी बात समझ आई है, लॉ वाले का ख्याल है। तो उसने फ्रेज इंक्लूड से अपने मीनिंग को एक्सपैंड किया। एंड इंक्लूड्स एनी फॉरफिटेड डिपॉजिट पेड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग। फॉरफिटेड डिपॉजिट, ये फॉरफिटेड डिपॉजिट क्या होता है? एडवांस, बयाना। किसका फॉरफिटेड डिपॉजिट? फॉर द सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। वो कहता है यार एक घर था आपके पास, आपने ये घर बेचने के लिए रख दिया। एक बंदा आया, आपकी बार्गेनिंग हो गई, उसने कहा जी ठीक है जी, मैं 2 करोड़ रुपए का ये घर खरीद लेता हूँ, हमारी प्राइस तय हो गई है। वो आपको 1 मिलियन 10 लाख रुपया टोकन एडवांस देकर चला गया। उसने कहा जी बाकी 20 दिन के बाद, 21 दिन के बाद बात करते हैं। वो घर गया। अब इस बयाने का मकसद ही यही है कि अगर इनमें से कोई एक आदमी अपनी बात से पीछे हट जाए, जो डील हमने फाइनल कर ली है उससे पीछे हट जाए। मसलन जो बंदा ये पैसे देकर गया है, इसको कोई समझाए यार तुम्हारा दिमाग ख़राब है, ये 1.5 करोड़ की मालियत का घर था, तुमने 2 करोड़ में ले लिया। तो अच्छा, तो बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन अब तो बात तय हो गई। वो कहता छोड़ो यार, 50 लाख का नुकसान करने से बेहतर है 10 लाख छोड़ दो, अब ना खरीदो। जब ये ना खरीदेगा तो ये 10 लाख रुपया ऑनर को मिल जाएंगे, क्योंकि इस डील से जो भी बैकआउट करेगा उसे 10 लाख रुपए कॉस्ट आएगी बैकआउट करने की। लॉ इसको फॉरफिटेड डिपॉजिट कह रहा है। देखिए जरा क्या लिखा है, एनी फॉरफिटेड डिपॉजिट पेड अंडर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग। बात समझ आई? लॉ क्या, अच्छा अब जरा देखें, किसी के फरिश्तों को भी नहीं पता हो सकता कि लॉ इस अमाउंट का कोई ताल्लुक रेंट से बनता है, कोई ताल्लुक नहीं बनता। लेकिन लॉ की लैंग्वेज, लॉ का स्टाइल यही है, लॉ जो कह देगा बस ठीक है, अब उसकी लॉजिक तो ढूंढना जरूरी नहीं। लॉ कह रहा है ये रेंट में डालेंगे, हालांकि अगर वैसे एक होता है ना, इंसान किसी चीज को कहीं उठा के डालता भी है तो सिमिलर चीजों में डालता है। जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं और बेचते हैं तो जो प्रॉफिट अराइज होता है उसको कहते हैं कैपिटल गेन। इसे उठा के डालना भी चाहिए था, तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ कैपिटल गेन। लेकिन ये बेहतरीन एग्जांपल है कि लॉ अल्फाज से चलता है, हम लॉजिक इस वक्त नहीं। बस हमारे पास सबसे बड़ी दलील क्या है कि सर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं,
कहूँगा बेटा लॉ में लिखा हुआ है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, बस दैट्स इट। बिकॉज लॉ में कोई चीज़ गलत लिख देंगे तो वही कानून है। अब बज़ाहिरन ये बात गलत लिखी हुई है यहाँ पर। लॉ को कहना चाहिए था कि यार इसको हम 10 लाख कैपिटल गेन तस्वूर कर लेंगे, क्योंकि अगर ये घर बिक जाता और आपने फर्ज किया ये घर लिया हुआ था 1 करोड़ रुपए का अपने दौर में, तो जो 1 करोड़ था वो कहाँ जाना था? कैपिटल गेन में। घर बिकते बिकते रह गया है, वो कहते हैं रेंट बन गया। तो जो जी में आया आपका उसने करिश्मा सांस करे। तो जैसे लॉ ने लिख दिया है हमें वैसे ही मानना पड़ेगा। तो लॉ की पहली बड़ी मजबूरी यह है, लॉ अल्फाज से चलता है, ठीक है ना। जब तक यहां से निकल नहीं जाता ये रेंट ही कहलाएगा। तो अभी फिलहाल ऑनर के एंगल से बात हो रही है। अगर ऑनर को कोई ऐसे पैसे मिल गए, घर उसने बेचने रखा था, अगले बंदे ने कोई टोकन दे दिया और फिर उसने घर नहीं खरीदा, तो कहता है यार ये अमाउंट भी रेंट में शामिल हो गई है। बात क्लियर हो गई? 2 बातें शामिल हो गई हैं, तीसरी कहीं और जाके उसने शामिल करनी है। तो असल में 3 तरह की चीजों को हमने रेंट में शामिल करना है। एक तो जो रेंट आ रहा होगा, लेकिन सिर्फ ऑनर को जो आ रहा होगा, हर बंदे का रेंट नहीं। और एक फोरफिटेड डिपॉजिट। तो हमें वो दोनों फ्रेज यहां नजर भी आ गए, मीन्स भी नजर आ गया और इंक्लूड्स भी नजर आ गया। इंक्लूड्स का क्या इस्तेमाल है ये भी पता चल गया कि इस डेफिनेशन में ये मीनिंग नहीं आ रहा था, लेकिन लेजिस्लेटर चाहता था, कानून बनाने वाला चाहता था कि मैं ये भी शामिल कर दूं। तो उसके पास ऑप्शन यही थी कि वो इंक्लूड के फ्रेज के साथ इसको शामिल कर ले। क्लियर होगी बात जी? कैन अ पर्सन अंडरस्टेट द अमाउंट ऑफ रेंट एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट टू अवॉइड हैवी टैक्स? मैंने आपको बिल्डिंग किराए पे दी, बिल्डिंग का किराया बनता है 2 लाख मंथली। मैंने कहा यार भाई देखो 2 लाख पे टैक्स देना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप ऐसा करो मेरे साथ जो स्टाम्प पेपर पे आपने लिखना है ना एग्रीमेंट, उस पर लिखो 50,000 रुपया पर मैंने आपको एक घर दिया हुआ है, बाकी 1.5 लाख रुपया आप मुझे कैश दे दिया करना। अगर 2 लोगों का आपस में मेंटल रिकंसिलिएशन होगी तो ऐसा हो सकता है ना। तो लॉ ने ये रास्ता भी तो रोकना है कहीं से। तो लॉ ने एक और रूल बनाया, वेयर आर रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल is less than the fair market rent for the property, the person shall be treated as having received the fair market rent for the period the property is let out। वो कहता है भाई अगर हमें, अब फेयर मार्केट वैल्यू का तो हमें अंदाजा होता ही है ना, हर चीज की फेयर मार्केट वैल्यू होती है, जो भी चीज मार्केट में सेल हो रही होती है। मसलन आपके पास जो मोबाइल है, आपको एक अंदाजा जरूर है कि यार ये कितने का बिक जाएगा, या आप हफीज सेंटर लेकर चले जाएं, 2 लोगों को दिखाएं तो वो ऑलमोस्ट एक सी प्राइस लगाएंगे 2-4 हज़ार रुपए के अलावा। आप किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास चले जाएं, उसे कहें यार गार्डन टाउन में कितने का यहाँ 1 कनाल का घर मिलेगा, तो बताएगा कि यार अच्छा आपने किधर लेना है। एक ये मेन की पट्टी है जहाँ 2-2 कनाल के घर हैं, एक इनके पीछे पट्टी है, एक उधर सड़क आई उसके सामने घर है। इन 3 लेन्स का रेंट तो बिल्कुल डिफरेंट है। फिर जैसे जैसे पीछे जा रहे हैं रेंट कम होता जा रहा है। आप स्टूडेंट्स की वजह से, इन कॉलेजेस की वजह से हमारे इस 1.5-2 किलोमीटर के रेडियस में तमाम घरों की रेंटल वैल्यू ज़्यादा है हॉस्टल्स बनने की वजह से। यहाँ से उतना दूर चले जाएं कि बच्चा पैदल ना आ सके, तो वो जो रेंट हॉस्टल की मार्केट है वो एलिमिनेट हो जाती है, तो रेंट एकदम से मटेरियली नीचे हो जाता है। इसका मतलब है अंदाज़ा तो है ना कि फेयर मार्केट रेंट कितना है। तो कह रहा है अगर किसी बंदे ने ये कहा ना मेरा फेयर मार्केट रेंट उससे कम है, तो लॉ कह रहा है हम फेयर मार्केट रेंट ही तस्वुर करेंगे। वेयर रेंट रिसीव और रिसीवेबल इज लेस देन फेयर मार्केट रेंट for the property, the person shall be treated as having received the fair market rent for the period the property is let on the tax. However, this shall not apply in case of self hiring where the fair market rent is already included। ये एक बात लिखी हुई है सैलरी से लाके। इनकम फ्रॉम सैलरी में एक काम होता है
कि सम टाइम हम क्या करते हैं, फाइल बना देनी थी इसकी, चलें ठीक हो गया, हाँ ठीक है, जो नहीं होंगे उनके ओके, राइज आईडी लिखा हुआ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना था बच्चा ज़रा, चलो मैं टिक लगवा लेता हूँ, ठीक होगा। बट आप लोग अपनी ना अटेंडेंस इसके ऊपर टिक लगाते जाइए ज़रा, हम थोड़ा अटेंडेंस को मेंटेन करने की सोचें, क्योंकि हमने पहली क्लास में आपसे कहा था कि अगर आप 90% अटेंडेंस मेंटेन करें तो फिर इंशाल्लाह ताला 100% आप सब लोग पास हो जाएंगे। तो कल को इस दावे को वैल्यूएट करने का भी कोई हमारे पास टूल मौजूद हो कि इन बच्चों ने 90% अटेंडेंस मेंटेन रखी। अच्छा जी, उन्होंने यहाँ एक उसूल बनाया कि अगर किसी शख्स का, फ़र्ज़ करें एक बिल्डिंग है जिसका किराया 2 लाख रुपया मंथली है, लेकिन उसने, चलो मैं कह रहा हूँ वो भी नहीं किया, कोई टैक्स चोरी भी नहीं किया, बल्कि उसने बंदे ने 1.5 लाख किराए पे दे दी। अब सवाल पैदा हो रहा है कि गवर्नमेंट ने टैक्स किस पे लेना है? ये वाली लाइन क्या कह रही है? गवर्नमेंट कहती है भाई हमने तो 2 लाख पर ही टैक्स लेना है, जो आपका फेयर रेंट है ना उस जगह का, जो अमूमी मार्केट रेंट है, हमने उस पर आपसे टैक्स लेना है। हम ये ज्यूम कर लेंगे कि मल्टीप्लाइड बाय 12 आपका क्या हो गया, 24 लाख रुपया आपने साल का रेंट रिसीव किया है, ना के 18 लाख रिसीव किया है। बात समझ आ गई? फिर देखिए, वेयर रेंट रिसीव और रिसीवेबल इज लेस देन फेयर मार्केट रेंट for the property, the person shall be treated as having received fair market rent. वो कहते हैं हम अज्यूम कर लेंगे कि आपने 24 लाख लिया है और हम टैक्स आपसे 24 लाख पर लेंगे। एक उसूल आ गया। दूसरा उसने कहा कि लेकिन ये वाला उसूल एक सैलरी का एक ख़ास पैटर्न है, सैलरी के चैप्टर में ये डिटेल में आएगा, लेकिन मैं हल्की सी बात समझाने लगा हूँ यहाँ। फ़र्ज़ करें ये मेरा अपना घर था, मेरी एक कंपनी में जॉब हो गई जहां मेरी एंटाइटलशिप है कि मुझे घर मिलेगा। कंपनी ने कहा सर हम आपको घर देंगे रहने के लिए। मैंने कहा आपका घर में क्यों लूँगा, मैं तो अपने घर में रहता हूँ। उसने कहा ठीक है जी, फिर ना लें आप घर। मैंने कहा जाहिर है मैं भाई किराए के घर में क्यों रहूँगा, अल्लाह ने मुझे अपना घर दिया हुआ है। ये वहाँ तो मैं बात कह के आ गया, लेकिन जब मैं मीटिंग से बाहर आया मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, इन्होंने मुझे घर लेके देना था और इन्होंने तकरीबन मेरे लिए 75,000 का घर लेना था, तो या तो ये 75,000 मुझे हाथ से दे दें। मैंने फिर अगले दिन कंपनी से कहा कि सर मैं आपका घर नहीं ले रहा, आप मुझे 75,000 कैश दे दिया करें, आपने लैंडलॉर्ड को भी तो देना था। हाँ कहा नहीं सर ये पॉलिसी नहीं है, बस हम घर देंगे, अगर आपको घर चाहिए तो बताएं। यार अच्छा ये तो अच्छे फंस गए, क्या कर रहे हैं मेरे साथ। फिर वापस आ गया, फिर दिमाग सोचता रहा। फिर एक दोस्त ने मशवरा दिया कि यार भाई इसका आसान हल है, उन्हें कहो जी मेरा घर मेरे से किराए पे ले लो, मेरा ही घर मेरे से कंपनी किराए पे ले और मुझे ही रहने के लिए दे दे। अब कंपनी ने कहा कि भाई आपका घर तो 2 लाख किराए का है। मैंने कहा नहीं नहीं 2 नहीं, आप मुझे 75,000 ही दे दें, क्योंकि ये किराया थोड़े आ रहा है, ये तो मैंने कंपनी से एक किस्म के पैसे लेने रहा, तो मैं पहले भी यहीं रहा हूँ। इस ट्रांजैक्शन को कहते हैं सेल्फ हायरिंग, लेकिन ये हम डिटेल में पढ़ेंगे सैलरी में जाके, क्योंकि ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन की बात हो रही। वो कह रहा है अगर ये वाली कहानी चल रही थी, फिर आपने 75,000 रिसीव किया है, तो अब हम 2 लाख 24 लाख नहीं कहेंगे कि आपने 24 लाख रिसीव किया, अब हम 75,000 को ही 12 से मल्टीप्लाई करके टैक्स ले लेंगे। लेकिन अगर मैंने किसी को अपना घर दिया हुआ है, चाहे वो मेरा कोई कज़न ही क्यों ना हो, किसी को दिया हुआ है, तो फिर लॉ कहता है कि नहीं नहीं हमने आपसे फेयर मार्केट वैल्यू का रेंट लेना है। हाउएवर दिस शैल नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ सेल्फ हायरिंग वेयर द फेयर मार्केट रेंट इज। अब आगे क्या हुआ इसको छोड़ दे फिलहाल, बात समझ आ गई है। लॉ क्या कह रहा है, लॉ कह रहा है कि अगर आप फेयर मार्केट वैल्यू से कम रेंट लेंगे तो हमने टैक्स कौन सा करना है, फेयर मार्केट वैल्यू पर टैक्स करना है। लेकिन
अगर ये सेल्फ हायरिंग है तो फिर ऐसा नहीं करेंगे। कैसा नहीं करेंगे? फेयर मार्केट का रेंट नहीं लेंगे, बल्कि जो आपने एक्चुअल रेंट लिया होगा उस पर टैक्स ले लेंगे। क्लियर होगी बात जी? ओके, नाउ एनी रेंट रिसीव बाय अ पर्सन अगेंस्ट लीज ऑफ ए बिल्डिंग, लीज का मतलब किराए पर देना, टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी। एक बंदे ने फैक्ट्री लगाई हुई है, अब उससे फैक्ट्री चल नहीं रही, वो कह रहा है अच्छा यार एक तो तरीका है मैं अपनी प्लांट मशीनरी बेच दूं, एक उसे दूसरी फैक्ट्री वाले ने कहा कि यार ऐसा करो ये फैक्ट्री मुझे किराए पे दे दो, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी भी साथ ही दे दो मुझे। खाली मैं बिल्डिंग किराए पे नहीं ले रहा, बल्कि आपकी पूरी फैक्ट्री किराए पर ले रहा हूं। एनी रेंट रिसीव बाय अ पर्सन अगेंस्ट द लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी shall be chargeable under the head income from other sources। वो कह रहा है फिर ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यानी ऐसे कोई फैक्ट्री थी किसी की टेक्सटाइल मिल थी, अब उससे नहीं चल रही, वो कहते यार सारी प्लांट एंड मशीनरी लगे लगाए मुझे ये किराए पे दे दो। तो लॉ क्या कह रहा है? मसलन ये एक एग्जांपल ले लेते हैं। ऑन 1 जुलाई 2020 फहीम एग्री टू रेंट आउट हिज फैक्ट्री बिल्डिंग along with machinery due to COVID-19 crisis at a monthly rent of 3,50,000. If only building was let out, it could be rented for 2। अगर खाली बिल्डिंग देते ना तो इसका किराया आना था 2 लाख रुपया, लेकिन क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी भी है, इसका मतलब है प्लांट एंड मशीनरी का किराया कितना मिल गया? 1.5 लाख। अब हम अकाउंटेंट ऐसे सोचते हैं, हमने हमारे माइंड ने फौरन क्या कर लिया? अपोर्शनमेंट कर लिया। एग्जामिनर ने कहा अच्छा इसी तरह ही फंसाओ इन बच्चों को, उसने ये एग्जाम्पल डाल दिया आपको। लॉ ने क्या कहा है कि क्या अपोर्शन कर लेंगे? उसने कहा नहीं, सारे ही उठा के कहाँ ले जाएंगे? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। व्हाट अमाउंट शुड बी चार्जेबल अंडर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अभी एक छोटा सा सवाल बन गया, जैसा आजकल रिवाज चल रहा है, होल अमाउंट इज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये जो हमें अपोर्शनमेंट नजर आ रही है 3.5 लाख की, 2 लाख और 1.5 लाख, लॉ ने ऐसी कोई बात नहीं लिखी, क्योंकि मीनिंग तो हमने यहां से लेने हैं ना, मीनिंग तो यहां से लेने हैं, कहां जाएगी अमाउंट? तो अगर आप गौर करें वो दूसरी बात आ गई है, क्या चीज शामिल होगी? स्कोप डिफाइन हो रहा है ना, क्या चीज शामिल नहीं होगी। ठीक है ना, ये दूसरा एस्पेक्ट आ गया पहले पॉइंट का, स्कोप डिफाइन हो रहा है, क्या चीज शामिल होगी। अभी तक पता चला रेंट शामिल होगा, फोरफिटेड डिपॉजिट शामिल होगा और रेंट फेयर मार्केट वाला शामिल होगा। क्या चीज शामिल नहीं होगी? वो कह रहा है अगर प्लांट एंड मशीनरी के साथ बिल्डिंग दे देगा ऑनर ऑफ द बिल्डिंग, तो फिर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चली जाएगी। और कौन सी अमाउंट जाएगी? होल अमाउंट जाएगी। वो अटेंडेंस वाला पेज चल रहा है, कहां तक पहुंच गए? ओके, होल अमाउंट जाएगी, पूरी अमाउंट जाएगी। क्लियर हो गई बात जी? अच्छा जी, फिर एक बात हो रही, वेयर द रेंट इंक्लूड्स एन अमाउंट रिसीव्ड फॉर द प्रोविजन ऑफ एमिनिटीज, यूटिलिटीज और अदर सर्विसेज connected with the renting of the building, it shall be chargeable under the head income from। अब जरा गौर करना है, लॉ पढ़ना सीखना है, मैं बार बार कह रहा हूं। वेयर द रेंट इंक्लूड्स एन अमाउंट, वो कहता है अगर किराए में कोई अमाउंट शामिल है, किराए में शामिल है, कौन सी अमाउंट? प्रोविजन फॉर एमिनिटीज, यूटिलिटीज और अदर सर्विसेज। क्या मतलब, क्या चीज़ शामिल है? वो कहता है जी बिजली बीच में ही शामिल है, वो कहता है जी गली का गार्ड बीच में ही शामिल है, बिल्डिंग की क्लीनिंग बीच में ही शामिल है, बीच में ही शामिल है। जनरली आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो मोर और लेस इसी तरह का एग्रीमेंट है ना आपका। अब अगर वो शख्स ऑनर ऑफ द बिल्डिंग होता तो ये उसका जिक्र हो रहा है। or any other service connected with the renting of the building, it shall be chargeable। अब ये it किसके लिए लगा है? इधर अंग्रेजी का इम्तहान आ गया आपकी का।
रेंट के लिए कि उस अमाउंट के लिए? उस अमाउंट के लिए, उस अमाउंट के लिए। वेयर द रेंट इंक्लूड्स एन अमाउंट। अब अमाउंट का जिक्र हो रहा है, बाकी सारी फिगर का जिक्र नहीं हो रहा। वो कह रहा है वो वाली अमाउंट कहां जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सारी अमाउंट का जिक्र नहीं हो रहा। देखिए, खान रेंटेड आउट हिज हाउस टू काशिफ अगेंस्ट अ रेंट ऑफ 75,000 per month. As per term, 10,000 per month is charged against renting of utility and other services. This 10,000 is included in 75,000. The actual expenditure incurred by Khan on utility 60,000. बाकी सर्विसेज 30,000. Calculate income chargeable under the head income from property. प्रॉपर्टी इनकम कितनी है? 75 नहीं है, 65। वो कहता है पहले वो अमाउंट तो माइनस कर देना इसमें से। तो ये क्या रह गया? 75 में से 10,000 माइनस किया और फिर मल्टीप्लाई किया 12 से, तो 7,80,000 रुपया कहाँ चला गया? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में चला गया। ये बात समझ आई है? 7,80,000। और बाकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अमाउंट आई कितनी? 10,000 इंटू 12 माइनस खर्चा कितना हुआ? 60,000 ये और 30,000 ये, 90,000। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 30,000। अब देखें कौन लॉ को समझाए, कौन लॉ से जाके ये बात पूछे कि यार यहाँ तुमने सारी अमाउंट उठा के उधर फेंक दी थी, यहाँ तुम कह रहे हो नहीं सिर्फ जितने पैसे वो वाले हैं वो वाले इधर जाएंगे। तो ये हमें लैंग्वेज ही बताएगी कि क्या करना है, इसके पीछे कोई रैशनल मौजूद नहीं है। बात समझ आ रही है? इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि यार लॉ को पढ़ना सीख लें, लॉ को रटे ना लगाएं, लॉ को रीड करना सीखें, लॉ के कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करें, लॉ के साथ ज़रा दोस्ती लगाएं, हॉबी लगाएं, ताकि आपको लॉ पढ़ना समझ आना शुरू हो। बिकॉज लॉ सिर्फ अल्फाज का मजमू है। और क्या करते हैं, लॉ एक ऐसी चीज़ का नाम है अनफॉर्चुनेटली कि हम हर वक्त अपने अपने दौर में अपने अपने मकसद की बातें निकालते रहते हैं। अगर आप इसे ज़रा थोड़े से मेगा लेवल पे देखें तो यही जजेस थे, यही जराइम थे, यही नून लीग की क़यादत थी, ये रोज़ नाअहल हो रही थी और फलां हो रहा था और दिमाग हो रहा था, क्योंकि उस वक़्त लॉ ने सोच रखा था कि हमने ये करना है। अब वही जज हैं, वही मुकदमे हैं, वही फाइलें हैं। अब क्योंकि हवा दूसरी तरह की चली हुई है, तब वो कह रहे नहीं जी आप बरी हो गए। तो लेजिस्लेटर प्रॉब्लम क्या है, लॉ वीक लॉ होता है तो हर बंदा उसमें से अपनी मीनिंग, अपनी पसंद का मीनिंग निकालना शुरू कर देता है। खैर हमें दो बातें समझ आ गई हैं। कौन कौन सी समझ आ गई हैं? कि अगर बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी किराए पर दी जाए तो होल अमाउंट उठकर चली जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। और अगर बिल्डिंग में हमने यूटिलिटी, एमिनिटी, सिक्योरिटी, क्लीनिंग चार्जेस इस तरह के डाले तो ये वाले चार्जेस उठकर चले जाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ठीक होगी ना बात? अच्छा जी, अब एक छोटी सी बात आ रही है विच रिलेट्स टू एडवांस। जाहिर है जितनी रेंटरिंग से रिलेटेड बातें होंगी वो सारी आएंगी ना, सारी डिस्कस होंगी। आपको पता है जब आप हॉस्टल भी किराए पर लेने जाते हैं या घर किराए पर लेने जाते हैं तो एक अहम बात और क्या डिस्कस हो रही होती है? एडवांस। हम कह रहे हैं यार एडवांसेस दो तरह के हो सकते हैं। वन इज नॉन एडजस्टेबल एडवांस एंड सेकंड इज एडजस्टेबल एडवांस। मसलन अगर आप कोई कमर्शियल बिल्डिंग लेने जाए ना तो जो आपका प्रॉपर्टी एजेंट होता है ना, वो आपको कोई रेंट बताएगा और बताएगा कि यार ये बिल्डिंग आपको मिल रही है, शुरू में डिमांड करेगा
कि जी वो कह रहा है जी 6+6 लूँगा, फ़र्ज़ किया 2 लाख रुपया रेंट है, और वो प्रॉपर्टी एजेंट कह रहा है सर 2 लाख रुपए रेंट पर ये बिल्डिंग मिल रही है, और वो 6+6 डिमांड कर रहा है। इसका मतलब है ये कह रहा है कि यार 6 महीने का रेंट मैं एज अ सिक्योरिटी लूँगा और 6 महीने का रेंट मैं एडवांस रेंट लूँगा। बार्गेनिंग करके ये तकरीबन 3+3 पर मिल भी जाएगी बिल्डिंग। इसका मतलब है 3 महीने का किराया 6 लाख रुपया मेरे से सिक्योरिटी मांग रहा है, और 6 लाख रुपया मेरे से वो एडवांस रेंट मांग रहा है, लेकिन इस रेंट के अगेंस्ट अगले 3 महीने मैंने किराया भी नहीं देना। आप ज़रा सोचें, एक आम आदमी ज़्यादा निगोशिएट कहाँ कर रहा होगा, यहाँ या यहाँ? ये तो अभी मेरा यूटिलाइज हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ यार ये कम लो, इतना 6 लाख सिक्योरिटी क्यों मांग रहे हो? पहली बात है, लॉ कह रहा है यार हर एडवांस के ऊपर मक्खी से मक्खी ना मार देना। हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो आपको समझाते हैं, लेकिन पहले ये समझ लें कि देयर आर 2 टाइप ऑफ एडवांसेस। अनएडजस्टेबल एडवांस कौन सा है? जब आप घर खाली करेंगे, जब ये पैसे वापस मिलेंगे, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है। जब आप हॉस्टल खाली करेंगे, जब आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिलेगी। लेकिन अगर हॉस्टल वाला कहता है सर 3 महीने का रेंट मुझे एडवांस दे दें, तो इसका तो सादा सा मतलब है कि अगले 3 महीने अब आपने हॉस्टल के चार्जेस नहीं देने। बात समझ आ गई ना? इसका मतलब है वो तो नॉर्मल रेंट ही हुआ ना, ये तो नॉर्मल रेंट है, ये तो सिर्फ कैश फ्लो की बात हो रही है कि भाई इकट्ठे ही दे दो। वो कहता है जो नॉन एडजस्टेबल है ना, इफ द एडवांस इज नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट मंथली रेंट, then it will be treated as income under section 60। लॉ फिर एक नया काम करने लगा है जो आपके हमारे जहन में नहीं है। हम जरा अकाउंटेंट के जहन से पढ़ते हैं। एक कस्टमर से हमने एडवांस लिया हुआ है और ये वापस करना है, तो ये हमारी इनकम है? ये तो हमारी लाइबिलिटी है। एज एन अकाउंटेंट तो हम इसे एज ए लाइबिलिटी कैरी कर रहे हैं कि यार ये बंदे पे के पैसे वापस करने हैं, लेकिन इनकम टैक्स लॉ कह रहा है हम इसको भी इनकम बना देंगे। तो जो मैंने आपसे कहा था कि 3 चीज़ें टैक्स होनी है, एक उसने कहा जी रेंट मंथली, एक फोरफिटेड डिपॉजिट, और तीसरी आ गई है नॉन एडजस्टेबल एडवांस। हालांकि ये पैसे मेरी इनकम नहीं है, लेकिन साथ ही वो कह रहा है कि यार वो वाला जो है ना, आप उससे परेशान ना हो। इफ द एडवांस इज एडजस्टेबल अगेंस्ट मंथली रेंट, देन इट विल बी ऑटोमेटिकली ट्रीटेड एज इनकम। ये तो पहले ही ट्रीट हो जाएगी, यानी ये तो मंथली रेंट है ना, सिर्फ इकट्ठा आ गया है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो ऑलरेडी ही इनकम में फॉल कर रही है। अच्छा, इसके इनकम में फॉल होने से हमारे जहन ही कोई कोफ भी नहीं हो रही, ये तो है ही इनकम। भाई आपसे कॉलेज फीस हर महीने लेता रहे या पूरे सेशन की इकट्ठी ले ले, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं बिल्डिंग का किराया 2 लाख दे रहा हूं, तो मैं साल का इकट्ठा ही 12 लाख भिजवा दूं या हर महीने 2-2 लाख भिजवा दूं, सामने वाले की तो इनकम है ही है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं क्रिएट हो रही। लेकिन उधर वाले में हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि यार ये क्या लॉ कह रहा है कि ये जो 6 लाख है ये भी आपकी इनकम है, अगर ये मेरी इनकम है तो मैंने वापस क्यों करनी है? तो कहता नहीं वापस आपने करनी है। लॉ की मर्जी, यही तो समझाना चाह रहा हूं कि भाई लॉ ने जो लिख दिया है बस लिख दिया है। हाँ, इस पर एतराज है तो लॉ को बदलने की कोशिश करनी पड़ेगी। जी कोई हम इसे बर्दाश्त कर लेते बदलते नहीं है, ठीक है ना। यानी किस बंदे से मिलना पड़ेगा? बहुत सारे बंदों से मिलना पड़ेगा ना। ये तो लेजिस्लेशन का प्रोसेस है, नेशनल असम्बली में करारदाद पेश होगी, वहाँ आपकी मेजॉरिटी होनी चाहिए, फिर सेनेट में जाएगी, वहाँ आपकी मेजॉरिटी होनी चाहिए,
फिर प्रेसिडेंट ने साइन करने हैं, प्रेसिडेंट से थोड़े से ताल्लुकात होने चाहिए, या किसी एक ही हाजी साहब से ताल्लुकात कायम कर लें तो फिर ठीक हो जाएगा मसला। कहने का मतलब ये लेजिस्लेशन में, लॉ में तो अगर हमें, कल मैंने पहले भी ये लफ्ज़ बोला, अगर एक फुल स्टॉप रिमूव करना है तो तब भी यही प्रोसेस है। एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये यार ये गलती से लिखा गया है, तो उसको ठीक नहीं कर सकते, प्रोसेस दोबारा फॉलो करना पड़ेगा, लेजिस्लेशन का प्रोसेस दोबारा चलेगा। तो हम यही पढ़ रहे थे आज के इस सारे लेक्चर में। इसको हम, इसने टैक्स होना कैसे है इसके ऊपर कल आकर गुफ्तगू करेंगे ताकि ओवरलोड ना हो जाए। हम वापस चलते हैं और हमने यहाँ से आगाज़ किया था कि भाई जब भी कोई हेड ऑफ इनकम पढ़ेंगे तो 4 बातें पढ़ रहे होंगे। आज हमें 2 बातों का जवाब किसी हद तक मिला है। एक तो बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी का पता चल गया है कि ये एक्रूअल बेसिस पर हो रही है। एक हमें स्कोप पता चल रहा है अभी फिलहाल। स्कोप में हमें 3 बातें पता चली हैं, 2 काफी बेहतर पता चल गई हैं, एक अभी रॉ शक्ल में है, कल आएंगे तो बात करेंगे उसके ऊपर डिटेल में कि व्हाट इज इंक्लूडेड। वो कहता है मंथली रेंट इंक्लूड है, फोरफिटेड डिपॉजिट इंक्लूड है, नॉन एडजस्टेबल, एडवांस नहीं इंक्लूड, नॉन एडजस्टेबल, क्योंकि एडवांसेस तो 2 तरह के थे। ये 3 चीजें तो पता चल गई इंक्लूडेड है। क्या इंक्लूड नहीं है? वो कहता है अगर प्लांट एंड मशीनरी के साथ बिल्डिंग दें तो इंक्लूड नहीं है, अगर बिल्डिंग की यूटिलिटी एमिनिटीज शामिल हैं तो वो अमाउंट इंक्लूड नहीं है। तो एक्चुअली ये हमारा एक सुपर समरी थी इस सारे टॉपिक की। जैसे ही हम ये चैप्टर ख़त्म करके वापस आएंगे तो आइंदा के लिए ये जो पहला कवर पेज आपकी स्लाइड पे लगा होगा, इसको देखकर पूरा टॉपिक इंशाल्लाह आपके ध्यान में आ जाया करेगा कि यार ये पढ़ा हुआ है, इसका ये मतलब चल रहा है। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह ताला यहाँ से फर्दर आगे चलेंगे।